नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। हलाल एक ऐसा शब्द जिसको आपने अमूमन आम बोलचाल की भाषा में रोज की दिनचर्या में अक्सर इस्तेमाल किया होगा, अक्सर सुना होगा। जैसे इस शब्द को हम किसी भी रूप में उच्चारित करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बकरे को हलाल किया जा रहा है। कभी मुहावरों में इसके इस्तेमाल को हम देखते हैं। लेकिन आज कुछ खास वजहों से ये फिर से चर्चा में है। क्या है वो वजह, वो हम इस शीर्षक को आपके सामने रखने के साथ ही बताते हैं। हमारा आज का शीर्षक है, क्या है हलाल सर्टिफिकेशन मामला। मामला उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां पर हलाल सर्टिफिकेशन के दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है मामला और कैसे हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले को हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, फिर हलाल का अर्थ क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे, हलाल प्रथा क्या है इसको देखेंगे, फिर हलाल सर्टिफिकेशन या हलाल प्रमाण पत्र क्या होता है, क्या आवश्यकता पड़ती है, कौन इसको जारी करता है, और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है तो उसकी ओर भी आपको लेकर हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस खबर को। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। खबर है, व्हाट इज हलाल एंड हु सर्टिफाइज एज अ प्रोडक्ट एज बीइंग सो, कि हलाल क्या होता है और इस प्रमाण पत्र को कौन जारी करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता था उसमें देखा कि कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं और इस सर्टिफिकेट का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए उन्होंने पूरे इस सर्टिफिकेट को राज्यव्यापी प्रतिबंध के दायरे में लाया है, अर्थात पूरे राज्य में इस सर्टिफिकेट के आधार पर जो बिक्री हो रही थी उसको रोक दिया है। आरोप क्या है? आरोप की बात करें तो कुछ कंपनियां ऐसी थीं जो एक विशेष समुदाय के बीच में अपने उत्पादों को बेचने के लिए इस सर्टिफिकेट का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रही थीं। जाहिर सी बात है कि इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल इस्लाम के अनुयायियों को ध्यान में रखकर किया जाता था और उन पर अपने बाजार की अपने पकड़ मजबूत करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके मानकों में कुछ गड़बड़ी देखी गई है जिसकी वजह से इस पर रोक लगा दी गई है। क्यों ऐसा किया जाता था? तो हर व्यापार करने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि उसका व्यापार बढ़े, उसे मुनाफा ज्यादा हो, तो इस दृष्टिकोण से इस सर्टिफिकेट का उपयोग किया जाता था। अब बताएं कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के क्षेत्र में एक प्रकार का पैरेलल सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप है इसके विरोध में, अर्थात सरकार का और जिसने इसके खिलाफ एक दायर की याचिका उस आरोप लगाने वाले का। अब देखें कि फूड लॉ एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट सेक्शन 89 के विरुद्ध इसको माना गया। ऐसा कहा गया कि वो इस जो नियम है, यह जो सेक्शन 89 है, इसके विरुद्ध है। साथ ही यह भी कहा गया कि इसी के सेक्शन 29 के अनुसार फूड सेफ्टी के मानकों को सरकार तय करेगी, किसी अन्य को फूड सेफ्टी के मानकों को तय करने का अधिकार नहीं है, उसके पैरेलल कोई सिस्टम लागू नहीं किया जा सकता। इस कारण भी सेक्शन 29 के अनुसार इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। अब बात केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित हो तो ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि कुछ दवाओं में, कुछ चिकित्सा उपकरणों में, कुछ कॉस्मेटिक उत्पादों की पैकेजिंग में, उनके लेबलिंग पर हलाल प्रमाण पत्र होने की सूचना मिली। तो ऐसे में अब सरकार का ध्यान ज्यादा गया। देखेंगे कि जो दवाएं हैं उसमें चिकित्सा उपकरण हो गए, सौंदर्य प्रसाधन हो गए, उनसे संबंधित जो भी नियम है सरकारी, उस पे लेवल पर हलाल प्रमाणीकरण को चिन्हित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आप खाद्य पदार्थों पर इसको चिन्हित कर सकते थे, लेकिन इन क्षेत्रों में इस तरह का किसी भी टैग को लगाकर बेचने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए सरकार ने इसके विरुद्ध और एक्शन लिया। साथ ही न ही किसी प्रकार के ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 का, उससे भी जुड़े नियमों में इस प्रकार के सर्टिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं है। इन सारे आधारों पर इसको नियम विरुद्ध पाते हुए सरकार ने फिलहाल यह पाया कि इस सर्टिफिकेशन का गलत ढंग से इस्तेमाल करके खास समुदाय में व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इस पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ रोक लगाने के कारण यह सुर्खियों में आया है। अब आइए समझते हैं, इस मामले को समझने के लिए जरूरी है कि हलाल का हम अर्थ समझें। अमूमन जब हलाल का नाम लिया जाता है तो हमारा दिमाग सिर्फ चिकन और मटन की दुकानों तक जाता है कि वहां दो तरीके से आप सामान्य बोलचाल की भाषा में सुने होंगे कि बकरे को हलाल किया गया या झटके से मीट काटा गया। लेकिन इसके व्यापक अर्थ को समझते हैं कि वास्तव में इसका अर्थ है क्या।
हलाल वास्तव में बात करें तो एक अरबी शब्दावली है, ये अरबी वर्ड है, वहां से लिया गया है। और इसके जब अंग्रेजी अनुवाद को हम देखते हैं तो वहां पर इसका अर्थ है परमिसिबल, अर्थात जो अनुमेय है, अर्थात जिसकी परमिशन दी गई है, जो वैध माना गया है। अब बात जब इस्लाम की होगी तो इस्लामिक कानून में कुरान के अकॉर्डिंग, शरिया के अकॉर्डिंग जिस चीज की अनुमति होगी वो परमिशिबल होगा, वो यहाँ पर अनुमेय होगा। और जिस चीज की अनुमति नहीं होगी वो निषिद्ध होगा, वो अवैध होगा, वो फॉरबिडन होगा। तो इन दोनों चीजों के लिए अलग अलग शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया। जो चीज वैध है, जो चीज परमिसिबल है, उसके लिए हलाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और जो चीज फॉरबिडन है, जो चीज निषिद्ध है, जो चीज प्रोहिबिटेड है, उसके लिए हराम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि हलाल अर्थात जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो धर्म सम्मत है, जो विश्वास पर आधारित है, जो वहां की इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित है, इस्लामी परंपरा में जिसका जिक्र है, वो हलाल होगा, और जो इसके विरुद्ध है उसको हराम माना गया। हराम का मतलब वर्जित माना गया। अब कुरान में इन दोनों शब्दों का उपयोग वैध और गैर कानूनी, इन दोनों श्रेणियों को निर्दिष्ट करने के लिए किया गया है, अर्थात पॉइंट आउट करने के लिए किया गया है। अब देखिए, बात जब भोजन की होगी तो इस्लामी विश्वास के अनुसार किसी भी प्रकार से प्रोक्योर्ड किया गया या उसके प्रोसेस्ड में या उसके ट्रेड में, अर्थात उसको खरीदने में, उसको संसाधित करने में और उसको व्यापार करने में जिस विधि का प्रयोग होगा, वो विधि इस्लामी कानून, इस्लामी शरिया, इस्लामी कुरान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, धर्म सम्मत होनी चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो वो हराम मानी जाएगी, वो इसके लिहाज से ठीक नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार की परंपरा यहूदियों में भी देखने को मिलती है। आप देखेंगे जो इजराइल में यहूदी रहते हैं उसमें काशरुत आहार नियम है, जिसमें कोशेर भोजन कहा जाता है। कोशेर भोजन आप इसको इससे तादाद में लगा सकते हैं कि कोशेर अर्थात हलाल से रिलेटेड, मतलब जो काशरुत आहार नियम के अकॉर्डिंग कोशेर भोजन ही ग्रहण करना यहूदियों में धर्म सम्मत माना जाता है। यहूदी कानून द्वारा इसी को अनुमन्य किया गया है। अब हलाल प्रथा क्या है? केवल ऐसा नहीं है कि यह भोजन तक सीमित है। आइए देखते हैं, अगर भोजन के अलावा भी बात की जाए तो साफ साफ दो चीजों को कहा जाता है कि पोर्क अर्थात सुअर का मांस और अल्कोहल, ये दो चीजों को वर्जित किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको प्रोहिबिटेड किया गया है। क्या है वो चीजें? अब देखिए, जो वध होगा, जो उसको स्लॉटर किया जाएगा, वो केवल मुसलमान द्वारा किया जाएगा। एक शर्त ये भी बताई गई कि द स्लॉटर कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ मुस्लिम ओनली, यहां पर ये कंडीशन है। दूसरा ये है कि उसको इस प्रकार से कट किया जाता है, किसी भी पशु को जब हम उसका मीट तैयार करते हैं तो पहले तो वह स्वस्थ होना चाहिए, जीवित अवस्था में होना चाहिए, तभी कट कर सकते हैं। साथ ही उसको एक झटके में हम नहीं काटेंगे, उसके लिए झटका वर्ड यूज होता है जो हिंदू समुदाय, सिख समुदाय में प्रचलित है। लेकिन मुस्लिमों में इस प्रकार से कट किया जाता है कि उसके शिराओं से रक्त बह जाना चाहिए, अर्थात जब रक्त पूरा निकल जाएगा तब ही उसको फिर से कट किया जाएगा। इस तरह से ब्लड मस्ट बी ड्रेन्ड फ्रॉम द वेन्स, ये एक कंडीशन दूसरी है। साथ ही वध करते समय यह ध्यान रखना है कि जो भी पशु है जिसका वध किया जा रहा है उसके लिए ब्लेस किया जाएगा, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी, और उसके लिए एक विशेष शब्द कहा जाता है शाहदा। ये शब्द दिया जाता है कि उसको कट करते समय शाहदा या प्रार्थना या ब्लेसिंग की जानी आवश्यक है। ये सारी कंडीशन है आपके हलाल की प्रक्रिया के लिए। साथ ही पहले से अगर कोई मृत जानवर है, पहले से ही वो डेथ अवस्था में है, तो उसका मांस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो हलाल प्रक्रिया में इस बात का उल्लेख है, वो हराम माना जाएगा अगर उसका इस्तेमाल आप करते हैं। तो शव अगर किसी का पड़ा है, किसी पशु का, तो उसका मांस सख्त वर्जित है। तो ये कुछ कंडीशन है जो हलाल प्रथाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब हराम क्या है? हराम अर्थात जो वर्जित हैं, जो फॉरबिडन है, क्या है? तो कुरान की कई आयतें ऐसी हैं जिसमें कई पदार्थों को मनुष्यों के उपयोग के लिए वर्जित किया गया है। जैसे प्रमुख रूप से मैंने शुरू में ही बताया, शराब अर्थात अल्कोहल से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ होगा तो उसको हराम माना जाएगा। अगर कोई जानवर अपने आप मर रहा है, एनिमल डाइंग ऑफ इटसेल्फ, देन वो भी, उसका भी मीट इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो भी हराम है। रक्त और उसके उपोत्पाद, अर्थात उपोत्पाद का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट, ब्लड एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स। तो रक्त और उसके बाई प्रोडक्ट्स किसी भी रूप में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो हराम है, वो नहीं करना है। साथ ही सूअर का मांस, पोर्क, ये साफ साफ मना है। कुरान की कई आयतों में इसका उल्लेख है, इसको हराम माना गया है। और
आप देखेंगे कि सूअर के मीट के अलावा स्वाइन ये भी वर्जित है। इस्लामी परंपरा के अनुसार देखेंगे किसी भी मांस का वध नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई डेड है पहले से बॉडी तो उसका मांस आप सेवन नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को इसमें हराम माना गया है। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि क्या गैर मांस उत्पाद भी हलाल हो सकते हैं या केवल मांस उत्पाद ही हलाल होते हैं? तो बिल्कुल यहां पर इस प्रश्न का समाधान आपके सामने है कि इस्लामिक कानून में हलाल का सीधा सा मतलब होता है परमिसिबल, अर्थात अनुमत। अब उस श्रेणी में केवल मांस ही नहीं होगा, अन्य चीजें भी जो इस्लामी विश्वास के अनुसार, इस्लामी मान्यता के अनुसार, इस्लामी परंपरा के अनुसार, कुरान की आयतों के अनुसार अनुमन्य हो, वो परमिसिबल हो, वो सारी चीजें हलाल होंगी। जो परमिसिबल नहीं होंगी वो हलाल नहीं होंगी। इसका सिर्फ और सिर्फ मांस से कोई लेना देना नहीं है। यह बात आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि हलाल का इस्तेमाल सिर्फ मांस के लिए, हम आम प्रचलन में जरूर हमारी सोच वहां तक जाती है, लेकिन ये इसका सीधा सा मतलब होता है जो इस्लामिक कानून के अनुसार धर्मसम्मत हो, मान्य हो, वो हर चीज इसके दायरे में लाई जा सकती है या होती है। तकनीकी रूप से हम कहें तो किसी भी उपभोग्य वस्तु को, उपभोग की जाने वाली वस्तु को हलाल या हराम इन दोनों श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इस्लामी कानून के अनुसार उत्पादित की गई है या नहीं। अब यहां दो चीजें हैं। मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ ए और बी, दो चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है। ए भी वही चीज है, यहां पर बिरयानी बनाई गई है, ए भी और बी भी बिरयानी बनाई गई है, लेकिन इस ए बिरयानी में इस्लामी कानूनों का पालन नहीं किया गया है, किसी मृत पशु के मांस का इस्तेमाल किया गया है, और बी को इस्लामी मान्यता के अनुसार ऐसे मांस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो बी जो होगा वो आपका हलाल की श्रेणी में आएगा, लेकिन ए जो इसमें इस्लामी परंपरा का अनुसरण नहीं किया गया वो हराम की श्रेणी में आएगा। तो ये बातें स्पष्ट तौर पर आप समझ लें। इसके अलावा आपको इस सामने उदाहरण के तौर पे मैं दवाओं का एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो कैप्सूल होता है, दवाओं में एक श्रेणी कैप्सूल की होती है, उसके ऊपर की जो परत होती है वो एनिमल प्रोटीन से बनी होती है, वो पशु के उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट का उसमें उपयोग होता है। और ऐसी स्थिति में यहां भी इन दो श्रेणियों को आप देख सकते हैं, हलाल और हराम की श्रेणियों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस चीज से बनता है इस पे डिपेंडेंसी आपकी है। क्योंकि मुसलमान जो है वो जिलेटिन वाले कैप्सूल का सेवन नहीं करते, क्योंकि जो जिलेटिन से कैप्सूल बनता है वो बेसिकली सूअर की चर्बी से बनता है, और ऐसी कंडीशन में सूअर की चर्बी चूंकि हराम है वहां पर इसका सेवन वर्जित है। इसलिए इस कैप्सूल को भी, जबकि वो डायरेक्ट अगर आप देखें तो वो दवा है, मेडिसिन की श्रेणी में आता है, लेकिन इस कैप्सूल को भी इस चर्बी के इस्तेमाल करने के कारण उसको हराम की श्रेणी में माना जाता है। इस प्रकार ये तमाम एग्जाम्पल हैं। इसमें पशु चारा भी, अगर इसमें भी किसी ऐसी मेथड का इस्तेमाल किया गया तो उसको भी क्लासिफाइड हम हराम और हलाल के रूप में कर सकते हैं। गैर अल्कोहल पेय, हालांकि अल्कोहल तो साफ साफ वर्जित है, लेकिन गैर अल्कोहल पेय को भी अगर उसमें कोई ऐसी चीज मिला दी गई है जिसमें किसी भी तरीके से हराम की कोई वस्तु है तो उसको नहीं माना जाएगा हलाल की श्रेणी में। इसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण, कच्चे माल, फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद, पारंपरिक हर्बल उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, आप देखें लिपस्टिक में भी कई ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। कई प्रकार की लिपस्टिक होती हैं जिसमें कि पशु चर्बी का इस्तेमाल होता है, तो वो भी अगर ऐसा है तो वो भी इनके लिए वर्जित होगा। व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, सफाई उत्पाद, रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान, इस प्रकार ये डिफरेंट टाइप की श्रेणियां हैं। इनमें से हर वो वस्तु जिसके निर्माण में इस्लामिक परंपरा, इस्लामिक मान्यता, शरिया के नियम कानूनों का पालन यदि किया गया है तो वो हलाल की वस्तुएं हैं, अन्यथा वो हराम अर्थात वर्जित वस्तुएं हैं। ये स्पष्ट तौर पे आपको समझना है। अब ऐसी ही वस्तुओं के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, हलाल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो इस बात को निश्चित करता है कि फला वस्तु हलाल की प्रक्रिया के पूर्ण रूप से पालन करते हुए बनाई गई है। हलाल सर्टिफिकेट क्या है? बेसिकली उपभोक्ताओं को पता लगता है कि संबंधित प्रोडक्ट हलाल माने जाने के लिए जरूरी मानकों को पूरा करता है अथवा नहीं। अगर पूरा करता है तो वो सर्टिफाइड किया जाएगा, और अगर नहीं पूरा करता है तो सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा। इस कारण अगर आप देखें तो अगर किसी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट का जिक्र है तो आप समझ लेंगे कि उस प्रोडक्ट में अमूमन हम क्या करते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में अगर
सिंपल से हम यही अंदाजा लगाते हैं कि अगर उस पर जिक्र है हलाल सर्टिफिकेट का तो हम समझते हैं कि उसमें मीट है या उस प्रोडक्ट का मांस से कोई लेना देना है, जबकि ऐसा नहीं है। इस सर्टिफिकेशन का मतलब है कि उस प्रक्रिया में इस प्रकार हलाल सम्मत या इस्लामिक सम्मत सारे नियम कानून और मानकों का उपयोग किया गया है, न कि उसका मीट से किसी प्रकार से कोई संबंध है। भारत में सामान्य रूप से यह धारणा जरूर प्रचलित रहती है, तो उम्मीद करते हैं आज के बाद आप भी इस चीज को स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे। अब कौन जारी करता है ये प्रमाण पत्र, इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि हाल में जो मुद्दा चर्चा में है वो इससे जुड़ा हुआ है। अमूमन इस्लामिक जो देश होते हैं उसमें इस्लामिक संगठनों के द्वारा इसको जारी किया जाता है, लेकिन जब भारत की बात करें तो भारत में इसको जारी करने के लिए कोई प्राधिकरण नहीं है जो इसको जारी करे। भारत में ऐसी 12 या उससे अधिक कंपनियां हैं जो इस प्रकार का सर्टिफिकेट देती हैं। इन कंपनियों में हाल में कुछ कंपनियों पर कार्रवाई भी हुई, जिसके आधार पर जो एफआईआर दर्ज की गई लखनऊ के हजरतगंज थाने में। उसमें कुछ कंपनियां हैं, उन कंपनियों को आपके सामने हम रखते हैं, जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, ये इन्हीं 12 कंपनियों में एक है। हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलमा महाराष्ट्र, ऐसी अन्य कंपनियां भी हैं। और यही कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन जारी करती हैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी इस्लामिक कानून के अनुसार हैं, ताकि इस्लामिक बाजार में इनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसको विश्वास के साथ इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन हाल में क्या हो रहा था कि इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा था, जो कि सरकार का यह कहना है कि लोगों की आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ किया गया। ऐसे में इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। अब क्यों होती है आवश्यकता? वस्तुतः कोई भी व्यापार होता है, उस व्यापार का लक्ष्य होता है कि हम अपने व्यापार में अत्यधिक मुनाफा कमाएं। साथ ही अगर पूरे विश्व की बात करें तो आज पूरे विश्व में जो इस्लामिक आबादी है वो 1/4 के आसपास है। ऐसे में इस्लामिक आबादी को ध्यान में रखकर अपने व्यापार की पहुंच वहां तक सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि इस्लामिक कानूनों के दायरे में हम अपने प्रोडक्ट को शामिल करें, ताकि उनको, उन उपभोक्ताओं तक हम अपनी विश्वसनीयता को पहुंचा सके, कि वो विश्वास कर सके कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए धर्म सम्मत भी है। एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर यहां पर कोई चीज बनी हो, एक प्रोडक्ट ए बना हो, एक प्रोडक्ट बी बना हो, इस प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपए है और इस प्रोडक्ट को कहा जाए कि यह इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अर्थात हलाल नहीं है, और एक प्रोडक्ट जिसकी कीमत 2000 रुपए रखी जाए लेकिन यह कहा जाए कि यह हलाल है, इसमें हर उस प्रक्रिया का पालन किया गया है कि जो कि एक इस्लामिक कानून के दायरे में हो, तो ऐसे में ऐसे बहुत बड़े उपभोक्ताओं की संख्या होगी जो कैपेबल होंगे खर्च करने के लिए भी और धर्म सम्मत चीजों को मानने के लिए वो तैयार भी हैं। तो ऐसे में वो अधिक पे करके 2000 रुपए का भुगतान करके इस वस्तु को वो खरीद लेंगे। लेकिन ये चीज तब सही होगी जब इस प्रमाण पत्र का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। अगर चीट करके गलत तरीके से उनको ये प्रमाण पत्र टैग लगाकर सामान बेच दिया जाए तो 1000 की जगह 2000 मुनाफा उस बेचने वाली कंपनी को तो जरूर होगा, लेकिन किसी के साथ, किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। ऐसे में इन पर यह प्रतिबंध लगाना, एक तरह से रेगुलेट करना ठीक भी हम कह सकते हैं। क्यों होती है आवश्यकता? तो इस्लामिक देशों में इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पर इस प्रमाणीकरण को काफी मान्यता दी जाती है। कई इस्लामिक देशों में केवल हलाल प्रोडक्ट्स को बेचने की ही अनुमति है। हालांकि अभी भी इस मुद्दे में भी जो एक्सपोर्ट करने के प्रोडक्ट हैं उन पर बैन नहीं लगाया गया है, उन पर यह प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेशन जारी है। साथ ही दुनिया भर के फूड मार्केट का लगभग 19% हम देखें तो हलाल प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे में इस वैश्विक मार्केट में फाइट करने के लिए भी यह आवश्यक है। साथ ही भारत के मुस्लिम समुदाय को आकर्षित करने के लिए और अधिक मुनाफे के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत में भी मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा अंश हमको देखने को मिलता है। अब अंत में हम आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए पटल पर। अभ्यास प्रश्न है कि FSSAI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008 और ऑप्शन डी 2009। उम्मीद है संदर्भ आपको समझ में आया होगा, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।